Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and I am here with the same chapter alcohols, phenols and ethers. लास्ट टाइम हमने ईथर्स का जो है प्रिपरेशन बताया और उसका जो है इंट्रोडक्शन वगैरह तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे, जिसमें नेमिंग वगैरह था, टाइप्स ऑफ ईथर था, जिसमें सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर था, एलिफेटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक ईथर था। तो उसका प्रिपरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है लास्ट क्लास में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें क्या होता है कि लोअर ईथर्स जो होता है वो गैसियस फेज में है, मिडिल ऑर्डर का जो है वो लिक्विड है और हायर ईथर जो होता है वो सॉलिड होता है ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, और ईथर चूँकि ज़्यादातर नॉन पोलर कैरेक्टर का होता है, इसीलिए जो है वाटर में वो लेस सॉल्युबल है, लेकिन वो जो है खास करके नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा जो है सॉल्युबल है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें हम लोग क्या करें, केमिकल प्रॉपर्टीज अभी देखते हैं। ऐसे जो ईथर्स है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, क्योंकि इसमें जो इथेरियल ऑक्सीजन होता है ना, उस पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके चलते वो जो है न्यूक्लियोफाइल्स का या लेविस बेस भी बोल सकते हैं, है ना, उस कैरेक्टर का होता है। तो चलिए हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ लिख दें केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 में जो है यह है आपका बेसिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर हम लोग देखते हैं ईथर का, और वो क्या होता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम, ईथर्स एक्ट्स एज बेस। तो देखिए हम लोग कोई भी ईथर यहाँ पर ले लें, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो है 2 पेयर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम लोग किसी भी एसिड से रिएक्शन कराते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि HCl है तो H प्लस और Cl माइनस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो H प्लस को मिल जाता है। ठीक है, और ये बना देता है ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलते हैं। देखिए H ये हो गया, यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्लस चार्ज भी है, और ये हो गया आपका R डैश। ठीक है, मतलब प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनेटेड ईथर बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पर जो है Cl माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो है ईथर्स क्या हो गया, बेस हो गया। चाहे HCl ले, H2SO4 ले, एनी एसिड कैन बी टेकन। ठीक है, दूसरा जो इसका रिएक्शन है वो होता है हैलोजिनेशन। देखिए हैलोजिनेशन में खास करके क्लोरीनेशन जो है हम लोग लेते हैं 2 तरह से। एक तो हो गया जैसे मान लीजिए कि RCH2O CH2 R डैश। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरीनेशन करते हैं। अब क्लोरीनेशन जो है इसका पहले हम लोग डार्क में करते हैं। तो डार्क में क्लोरीनेशन करने से क्या होता है कि अल्फा सब्स्टिट्यूटेड ईथर मिलता है। अल्फा सब्स्टिट्यूटेड ईथर का मतलब हुआ, देखिए ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ, तो दोनों जगह से जो है क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा
और फिर जो है ये देखिए ये R' हो जाएगा और ये आपका HCl हो जाएगा। तो चूंकि कितना HCl निकला, देखिए यहाँ से एक H और Cl एक यहाँ से, तो 2 हो गया, 2HCl। तो यहाँ पर हम 2 कर दें तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा सब्स्टिट्यूटेड ईथर। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम किस में कर दें, लाइट में, तो कहता है कि लाइट में जैसे ही ये रिएक्शन हम लोग कर दें, जैसे यहाँ पर हम लोग लाइट ले लें, तो कहता है कि जितना भी हाइड्रोजन है सब क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है R और ये देखिए CCl2 हो जाएगा, O फिर यहाँ भी हो जाएगा CCl2 और ये हो जाएगा R'। इसमें भी जितना भी क्लोरीन आएगा सब के सब जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस HCl होगा। अब कितना HCl है, यहाँ पर 4HCl हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं बल्कि देखिए यहाँ पर कितना है, HCl निकल गया, तो ये हो गया 4 और 4 8। तो यहाँ पर हम लोग 4 कर देंगे, 4Cl2 कर देंगे, मतलब जितना हाइड्रोजन है उतना क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैलोजिनेशन ऑफ ईथर हो गया। तीसरा जो इसका रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जो है वो होगा बाय डाइल्यूट H2SO4। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए ROR प्लस ये हो जाएगा H2O कहिए, और यहाँ पर हम लोग दे दें डाइल्यूट H2SO4। तो ये बन जाएगा 2ROH बन जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस हो गया। लेकिन यही अगर हम इसको कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करवाएं, प्लस अगर हम लोग यहाँ दे दें H2SO4 अगर कॉन्क कर दें, ठीक है, तो ये जो है देखिए अल्कोहल भी बन जाता है एक तरफ, और दूसरे तरफ जो है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है। तो ये हो गया आपका एक तो हाइड्रोलाइसिस हो गया ये, और दूसरा क्या हो गया, देखिए इसको विथ कॉन्क H2SO4 जो है यहीं पर हम लोग लिख लिए, तो ये अल्कोहल और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। फोर्थ रिएक्शन जो इसका है ये है रिएक्शन विथ HX। ठीक है, तो HX जो है, HX के साथ रिएक्शन जो होगा, तो ये देखिए इसमें भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात होगी। तो अगर हम सिमेट्रिकल ईथर लेकर के चलते हैं तब तो HX का जो रिएक्शन है ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये क्या हो जाता है,
देखिए RX प्लस ROH होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ सिमेट्रिकल ईथर है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो, मान लीजिए कि ये अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है और तब अगर HX के साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो ये जो RX है ना और प्लस R' जो बनेगा, ठीक है, इसमें RX जो होगा, हैलो एल्केन जो होगा, वो लोअर एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है एक लिमिटेशन होगा यहां पर, ठीक है, कि हैलो एल्केन will have lower alkyl group, क्योंकि ये जो है SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, SN2 रिएक्शन को ये फॉलो करेगा। ठीक है, जो हम लोग मैकेनिज्म जो बाद में लिखेंगे, एक क्लास मैकेनिज्म का भी होगा। ठीक है, जनरली जो होता है जैसे हैलो एल्केन हैलो एरीन में हम लोगों ने किया, उसी तरह से अल्कोहल फेनॉल ईथर में भी एक जो क्लास होगा वो केवल मैकेनिज्म के लिए होगा। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक ये हो गया। पांचवा जो रिएक्शन इसका होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो एरोमेटिक ईथर के लिए होता है, और वो होगा रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा? रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। तो ये ज़रा जो है हम लोग कर लें, वो भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नंबर 5 जो होगा ये होगा रिंग सब्स्टिट्यूशन, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। ठीक है, अब एरोमेटिक ईथर में हम लोग जो है सबसे पहले क्या कर लें, एरोमेटिक ईथर का डायरेक्टिंग नेचर जो है टेस्ट कर लें बाय राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे हैलो एरीन जो हम लोगों ने किया था उसी टाइप का है। ये देखिए, ये ईथर है और यहाँ पर हम लोग जो है आप R ले लीजिए या CH3 ले लेते हैं। देखिए यहाँ CH3 ले ली, ठीक है। R भी हम लोग ले सकते हैं, एल्कॉक्सी ईथर कहलाएगा ये, और ये मिथॉक्सी, मतलब वो एल्कॉक्सी बेंजीन हो जाता है, ये मिथॉक्सी बेंजीन हो गया। या पुराना नाम लेंगे तो फिनाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, या फिर और भी पुराना तो इसका नाम हो जाएगा एनिसोल, जो हम ऑलरेडी पहले इंट्रोडक्शन में बोल चुके हैं। तो इसमें कहता है कि ये जो 2 पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक पेयर जो है आप देखिए यहाँ चला आएगा और ये यहाँ आएगा। तो इस तरह से इसका हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए यहाँ भी है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ हो जाएगा, और ये जो है अब एक पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखेगा, ये डबल बॉन्ड पहले से है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये टूट करके यहाँ आएगा और ये जो है यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपका जो है इसी तरह से ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो है उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता रहता है, और आप जो है इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए काफ़ी आसान है,
इसमें कहीं कुछ जो है आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको इतने बार लिखना है कि आपका ये अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन यही है कि आपको बार बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका जो है ये डर बना रहेगा कि ये कैसे लिखाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फिर से ऐसे आ गया और ये जहाँ था वहाँ से आ गया। तो ये जो है रेजोनेंस के बाद जो आप जानते हैं कि ये जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाता है, और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग इसमें जो है होता है। देखिए ये फिर से आ गया, और इसी का जो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है जो हम लोग बार बार जो है एरोमेटिक के केस में दिखाते हैं। देखिए ये इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या है कि अब देखिए जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लिखते हैं तो इसमें इसका डायरेक्टिंग नेचर टेस्ट करते हैं। फिर यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं क्या ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये फिर ऑर्थो पोजीशन है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ हम लोग सीधे लिख देंगे कि हियर OCH3 ग्रुप, जिसको मिथॉक्सी बोलेंगे, तो आप एल्कोक्सी के अंदर में इसको ले सकते हैं, इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, देखिए ये डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब है कि अब जो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन जो होगा वो किस पोजीशन पर होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा, जो हम लोग ऑलरेडी 2 केसेस में देख चुके हैं, एक हैलोएरिन में और एक फेनॉल के केस में। तो चलिए नंबर 1 में हम लोग ले लेते हैं हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हैलोजन लेते हैं और वहाँ पर जो है हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं। अगर उसका एक्टिवेशन कम होता है तब, किसका, रिंग पर जो ग्रुप होता है उसका, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो है उसको जो है एनहाइड्रस AlCl3 लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर OCH3 हम रखते हैं यहाँ, और अगर हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन करते हैं मान लीजिए, तो कहता है कि बेटर जो है यहाँ पर एसिटिक एसिड हम लोग जो है खाली इस्तेमाल कर देते हैं, CH3COOH के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करा देते हैं। यहाँ पर कहता है कि एनहाइड्रस AlCl3 लेने की ज़रूरत नहीं के बराबर होती है। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाता है हम लोगों को, इससे ऑर्थो और पैरा जो है डेरिवेटिव मिलता है। देखिए ये हो गया, ब्रोमो ऑर्थो पर हो गया, और एक ब्रोमो जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, पैरा पर हो जाएगा। पैरा जो होता है 1,4 पोजीशन होता है, देखिए यहाँ पर ये हो गया। तो कहता है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि पैरा पोजीशन जो होता है लगभग ये 90% यील्ड बनता है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये 2 ब्रोमो एनिसोल और ये 4 ब्रोमो एनिसोल हो गया। दूसरा जिसका होता है
नाइट्रेशन होता है। अब नाइट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नाइट्रेशन के लिए कहता है कि आप जो है जो नाइट्रेटिंग मटेरियल है उसी को आप ले लीजिए। तो नाइट्रेटिंग मटेरियल क्या है? कॉन्क H2SO4 और ये है कॉन्क HNO3। अब इस दोनों से नाइट्रो ग्रुप इसमें डेवलप होता है। तो नाइट्रो ग्रुप एक ऑर्थो पर होगा और दूसरा किस पर होगा? पैरा पर होगा। देखिए ये हो गया ऑर्थो पर और दूसरा जो होगा वो पैरा पोजीशन पर होगा। यहाँ भी पैरा डेरिवेटिव जो होगा वो ज़्यादा जो है आपका मेजर पार्ट होगा। तीसरा जो है आपका वो सल्फोनेशन का है। सल्फोनेशन का जो मटेरियल होता है वो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड देख लीजिए, जैसे ये हम लोगों ने एनिसोल ले लिया, किसी भी कॉर्नर पर OCH3 आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग ले लें कॉन्क H2SO4 ले लें। तो बताइए इसमें क्या जो है रिंग में आता है? कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल तो ऐसे सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें होता है, लेकिन फाइनली जो है सल्फोनिक ग्रुप ऐड होता है। तो सल्फोनिक ग्रुप देखिए इस तरह से जो है सल्फोनिक ग्रुप आएगा। ये OCH3 तो है ही, ये यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में इस तरह से रहेगा, है ना। SO3H हो जाता है और एक पोजीशन आपका पैरा रहेगा जो 1,4 पोजीशन में होता है, ठीक है। तो ये OCH3 और ये हो जाएगा SO3H हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? अब चूंकि SO3H जो है वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है इन कंपेरिजन टू मिथॉक्सी, इसीलिए इसका नाम जो होगा 2-मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? 2-मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लीजिए इसको हम लिख देते हैं 2-मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? 4-मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो ये हो गया सल्फोनेशन। इसके बाद जो हम लोगों का है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो थोड़ा सा हम लोग इसको जगह बनाते हैं इसके लिए, एल्काइलेशन और एसाइलेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर 4th में जो हम लोग लिखेंगे वो होगा फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले एल्काइलेशन देखते हैं, फिर एसाइलेशन देखेंगे। तो वही जो है हम लोग एनिसोल यहाँ ले लेते हैं। देखिए दिस इज कॉल्ड एनिसोल। अब जान ही रहे हैं, कई बार जो है हम लोग लिख चुके हैं। और प्लस हम लोग क्या करें, एल्काइलेशन का पहले मटेरियल दे दें। तो देखिए यही आपका एल्काइलेशन का मटेरियल हो जाएगा, है ना, CH3Cl एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो इसमें देखिए एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में आ जाएगा। देखिए ये ऑर्थो में आ गया और दूसरा जो होगा ये पैरा पोजीशन में होगा। तो देखिए ये पैरा पोजीशन हो जाएगा
OCH3 और ये देखिए पैरा पोजीशन में क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे 2 मिथाइल एनिसोल और ये हो जाएगा 4 मिथाइल एनिसोल हो जाएगा, न्यू नेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्काइलेशन। दिस इज द पार्ट ऑफ एल्काइलेशन। कई बार हम बोल चुके हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो एल्काइलियम होगा। तो यहाँ पर CH3 प्लस होगा तो पूरा नाम क्या होगा, मिथाइलियम होगा। अगर हम लोग इथाइल क्लोराइड लेंगे तो इथाइलियम, प्रोपाइलियम, ब्यूटाइलियम, इसी तरह से जो है चलता रहेगा। तो अब जो हम लोग लेंगे वो किसके लिए, एसाइलेशन के लिए। तो एसाइलेशन के लिए हम लोग कई बार लिख चुके हैं पहले। देखिए यहाँ पर हम लोग स्लाइड चेंज कर देते हैं, CH3 COCl ले लेते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 पहले से ही रहेगा, वैसे ही जो पहले लिया है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये AlCl3 रहेगा ही, और यहाँ जो है उसी तरह से ऑर्थो पैरा जो है ये OCH3 1-2 पोजीशन में COCH3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1-4 पोजीशन में COCH3 लग जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान आपका रिएक्शन होता है, लेकिन आसान उन्हीं के लिए है जो रिटन वर्क जो है काफ़ी करते हैं। कई बार मैं बोल चुका हूँ कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ जो है आपका हाथ चलना चाहिए इस पर, रफ वर्क पर, तो ये काफ़ी जो है आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका, अब यहाँ पर क्या है कि COCH3 सीनियर हो गया मिथॉक्सी ग्रुप से, इसीलिए ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी एसीटोफेनोन। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक 2 मिथॉक्सी एसीटोफेनोन, 2 मिथॉक्सी एसीटोफेनोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 मिथॉक्सी एसीटोफेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये ऊपर वाला एल्काइलेशन है तो ये हो गया एसाइलेशन, और यहाँ पर एसाइलियम आयन बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे CH3CO+, है ना, वो जो है इलेक्ट्रोफाइल होगा और वही इस पर अटैक होता है, जो देख रहे हैं ऑर्थो और पैरा पर अटैक कर रहा है, बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सब चीज हम लोग बार बार बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि वो सब बिल्कुल ही दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ईथर्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए जहाँ तक यूजेस की बात है ईथर का, तो उसके लिए हम आपको पहले भी बतला चुके हैं कि ईथर जो है एनेस्थेटिक एजेंट है, तो उसके लिए तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, और साथ ही साथ जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए भी ईथर्स काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब उसके यूज में आ जाते हैं। खास करके केमिकल रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पर जो है ढेर सारे बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये सब करते हुए इसके बाद जो है हम लोग NCERT क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्लास होगा कंप्लीट मैकेनिज्म का, जो कई बार हम बोल चुके हैं। इसमें भी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म हम लाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए। ठीक है, तो आप मैकेनिज्म के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन उसके पहले ये सब जितना आपको हम पढ़ा चुके हैं अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स में, इसका क्विक रिवीजन आपका होना चाहिए। और जहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन बुझाए, आप जो है, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप जो है लिखते रहिए। जैसे कभी कभी आप लिखते हैं
कि सर आपका जो है राइटिंग थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो मैं अपना भर कोशिश तो कर ही रहा हूं कि भाई चलो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन आप जानते हैं कि एक ही स्टेटमेंट को हम दो दो बार बोलते हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि सर उसको जब बोल रहे हैं तो फिर उसको लिखने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ही सिंपल, हमने कोई जो है ऐसा कोई बोर्ड जो है इस तरह का अभी कुछ लिए नहीं है कि हम जो है आपका ये कहते हैं कि डिजिटल बोर्ड लें, उसकी ज़रूरत तो हमको नहीं लगता है कि अभी कुछ है। और आपको उससे मतलब नहीं, आपको कंटेंट से मतलब रहना चाहिए और कंटेंट का अंडरस्टैंडिंग जो है वो दिमाग में आना चाहिए। ऐसे जैसा डिमांड होगा भविष्य में वो सब होता रहेगा, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कंटेंट पर कि कंटेंट मटेरियल जो है वो आपका जो है वो टू द पॉइंट है या नहीं है, वो देखना होगा। और फिर कंपटीशन की जो बात बनेगी उसके लिए अलग से हम आपको जो है वो देंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चंस देंगे। तो पहले नेक्स्ट क्लास में हमको मैकेनिज्म करने दीजिए, इसके बाद फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसमें बने रहिए। केमिस्ट्री माय ड्रीम को बार बार देखिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे मुझे उम्मीद है, और अपने दोस्तों तक इसको भेजते रहिए ताकि मेरा भी जो ड्रीम है आपके ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे अधिक से अधिक बच्चे जो है झारखंड से लेते हुए इंडिया और अब्रॉड में भी जो है अपना बेनिफिट ले, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, स्टे सेफ।